लास्ट टाइम हमने ये डिस्कस कर लिया था। मैं क्विकली इसको स्क्रॉल कर रहा हूँ जो हमने डिस्कस किया था। हमने दो केसेस डिस्कस किए थे। एक केस में था कि बीम इज सपोर्टिंग अ वन वे स्लैब, दूसरे केस में था कि बीम सपोर्टिंग टू वे स्लैब। तो वन वे स्लैब में बहुत सिंपल था। अगर ये एक वन वे स्लैब है, एक पैनल, ये एक पैनल है इसका, ये इसका दूसरा पैनल है और इस तरह से ये इस साइड पे कंटिन्यूस है। ये एक्सटीरियर बीम है, ये इससे आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इससे इस तरफ ये कंस्ट्रक्शन है और फिर यहाँ पे एंड हो रही है और इसके बाद यहाँ पे फर्दर कंटिन्यूस, यानी इस साइड पे भी कंटिन्यूटी, इस साइड भी कंटिन्यूटी और ये दो एजेस हैं। सो ये एक्सटीरियर बीम है, ये इंटीरियर बीम है, ये फिर एक एक्सटीरियर बीम है। तो अगर हम इंटीरियर बीम की बात करें तो ये कितने एरिया को सपोर्ट करेगा? हाफ इस साइड से और हाफ इस साइड से। तो सिंपली ये अगर ये डिस्टेंस एल एक्स है तो ये एल एक्स बाई टू इस साइड पे और एल एक्स बाई टू यानी टोटल एल एक्स लेंथ विड्थ को सपोर्ट करेगा। इसी तरह अगर हम एक्सटीरियर की बात करें तो ये एल एक्स बाई टू को सपोर्ट करेगा और अगर कोई कंटिन्यूअर पोर्शन है तो उसको भी ये एक्सटीरियर बीम सपोर्ट करेगा। So width of slab supported by interior beam is Lx, and width of slab supported by interior beam, this is exterior beam is Lx by 2 plus cantilever width. Second case हमारा था load carried by the beam if beam is supporting two way slab. Two way slab का मतलब कि जिसकी longer और shorter ratio equal to or less than 2 हो। तो ये हमारे पास पहले मैं कंस्ट्रक्शन थोड़ी बता दूँ आपको। ये कॉलम्स हैं और यहाँ भी कॉलम है लेकिन नज़र नहीं आ रहा है। ये हमारे पास ये बीम्स चल रहे हैं, ये बीम है, ये बीम है, ये बीम है, ये एक पैनल है, फिर एक दूसरा पैनल ऐसे और फिर अगला ये एक पैनल। ये हमारे पास कंस्ट्रक्शन इस तरह से हुई है। तो ये हमारी लॉन्गर साइड है जिसको हम एल वाई से रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ये हमारी शॉर्टर साइड है जिसको हम एल एक्स से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ये हमारी एक्सटीरियर साइड है, इससे इस तरफ कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है, इसी तरह इधर भी इससे आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। तो ये हमारी लॉन्गर साइड पे एक्सटीरियर बीम है, ये हमारी शॉर्टर साइड पे एक्सटीरियर बीम है। इधर भी आगे कंटिन्यूटी है, इस तरह के पैनल्स और कंटिन्यू हो रहे हैं। इस तरफ आल्दो नहीं शो किए गए, यहाँ पे नहीं कंटिन्यू हो रहे। सो इस तरफ कंस्ट्रक्शन कंटिन्यूड है, बाकी तीनों एजेस से डिसकंटिन्यूड है, इससे इनसे आगे कोई कंस्ट्रक्शन नहीं है। सो ये हम पहले लॉन्गर साइड की बात कर लेंगे, फिर शॉर्टर साइड की बात कर लेंगे। तो हमने कहा था कि इन बीम्स में मसलन एक पैनल की अगर हम बात करें तो एक पैनल में बात करें तो यहाँ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन लाइन है वो 45 डिग्री के ऊपर है। 45 डिग्री इधर से, 45 डिग्री इधर से, इसी तरह 45 डिग्री इधर से और 45 डिग्री इधर से। तो इस तरह अब हर बीम के लिए हमारे पास एरिया आ जाएगा कि वो कितना लोड सपोर्ट कर रहा है। मसलन अगर हम इस बीम की बात करें तो ये लाइंस ड्रॉ हुई हैं सारी, तो ये सपोर्ट कर रहा है इस साइड से ये इस ट्रेपेजॉइडल लोडिंग को सपोर्ट कर रहा है और इस साइड से भी इस ट्रेपेजॉइडल लोडिंग को सपोर्ट कर रहा है। इसी तरह अगर हम इस बीम की बात करें, ये भी इसी तरह का सिमिलर बीम है, इंटीरियर लॉन्ग बीम। ये इस पूरे एरिया को, ये पूरा जो पॉलीगॉन बनता है, एक साइड पे ट्रेपेजॉइड दूसरी साइड पे ट्रेपेजॉइड, इसको सपोर्ट कर रहा है। फिर हमने आगे इसकी कैलकुलेशन की थी, इसका टोटल एरिया कैलकुलेट किया पूरे इस पॉलीगॉन का, और फिर हमने उस एरिया को डिवाइड किया ओवर दिस स्पैन। ये हमने यहाँ पे डिस्कस किया था। अगर हम शॉर्टर बीम को पहले डिस्कस करें तो शॉर्टर बीम की बात करें तो वो एक ट्रायंगुलर लोडिंग, एक साइड पे ट्रायंगुलर लोडिंग, दूसरी साइड पे एक ट्रायंगुलर लोडिंग को सपोर्ट कर रहा है। तो अगर हम इंटीरियर शॉर्टर बीम मसलन इस बीम की बात करें, इस बीम की या इस बीम की बात करें तो ये इस तरह की लोडिंग, ये बीम बीच में बीम है और ये इस तरफ दोनों तरफ ट्रायंगुलर लोडिंग्स हैं। तो हमने इसका एरिया निकाला और फिर इसके एरिया को हमने डिवाइड किया है एल एक्स से, लेकिन उससे पहले हमने एक काम किया है 4/3 के फैक्टर से मल्टीप्लाई किया है ताकि हम इस लोडिंग को जो एक्चुअली जो कि ट्रायंगुलर एरिया है, चूँकि एरिया जहाँ से लोड आ रहा है वो ट्रायंगुलर है, तो अकॉर्डिंगली जो बीम के ऊपर लोड बनेगा वो भी ट्रायंगुलर लोड बनेगा। यानी लोड तो बेसिकली इस बीम के ऊपर आउट ऑफ द स्क्रीन अगर मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर सकता तो वो उस तरह से लोडिंग, यानी ऊपर से लोडिंग लग रही है,
लेकिन चूंकि इस एरिया से आ रही ट्रायंगुलर एरिया से आ रही है तो ये लोडिंग भी ट्रायंगुलर लोडिंग होगी, यानी या दूसरे अल्फाज में आप कह लें कि ये यहाँ पे कम विड्थ को सपोर्ट कर रहा है, यहाँ पे उससे ज़्यादा विड्थ को, यहाँ पे मैक्सिमम विड्थ को, फिर आगे फर्दर उसी तरफ कम होता जा रहा है। तो ये जो जिस विड्थ को ये सपोर्ट कर रहा है वो एक वेरिएबल विड्थ है, वेरीज अलॉन्ग द स्पैन। अलॉन्ग द स्पैन एक कांस्टेंट विड्थ को सपोर्ट नहीं कर रहा, तो वो एक यूनिफॉर्म विड्थ में कन्वर्ट करने के लिए हमने हमने पहले इस एरिया को मल्टीप्लाई कर दिया बाय फैक्टर 4/3 ताकि इसका मोमेंट हम इक्विवेलेंट ले सकें, जितने के एक यूडीएल प्रोड्यूस करेगा उतने ही ये मोमेंट प्रोड्यूस करे, जितने के एक एक्चुअली वेरिंग लोड है ये सेंटर पे चूँकि ज़्यादा इसका इफेक्ट जाएगा, तो इसको इक्विवेलेंट लेने के लिए हमने 4/3 से मल्टीप्लाई कर दिया ऊपर। उसके बाद हमने स्पैन से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास विड्थ आ गई है 2/3 ऑफ LX। और कैंटिलीवर एक्सटीरियर बीम की बात करें तो वो इसका हाफ होगा LX/3। इस एक्सटीरियर बीम की बात करें, अगर एक्सटीरियर बीम की बात करें तो इस इंटीरियर बीम के मुकाबले में ये हाफ लोड कैरी करेगा, और प्लस अगर इस साइड पे कोई कैंटिलीवर पोर्शन है तो उस पूरे कैंटिलीवर पोर्शन को ये सपोर्ट करेगा, कैंटिलीवर विड्थ जितनी भी होगी। सो इसका हाफ LX/3 फॉर एक्सटीरियर शॉर्ट बीम प्लस कैंटिलीवर पोर्शन। इसी फिर हमने लॉन्गर साइड पे डिस्कस किया, सपोर्टेड एरिया हमने कैलकुलेट किया, ये हम डिस्कस कर चुके हैं पहले ही। और फिर उस एरिया को हमने एक फैक्टर से मल्टीप्लाई किया टू कन्वर्ट द एक्चुअल लोडिंग, एक्चुअल ट्रेपेजॉइडल लोडिंग इनटू UDL। सो और उसमें हमने डिस्कस किया कि R फैक्टर इज एस्पेक्ट रेशो शॉर्टर साइड और लॉन्गर साइड। और फिर हमने उसको स्पैन लेंथ से डिवाइड किया विड्थ में कन्वर्ट करने के, एरिया को हमने लेंथ से डिवाइड कर दिया टू ऑब्टेन विड्थ। तो ये हमारे पास आंसर आया। ये हमने आंसर एक्सटीरियर लॉन्ग बीम के लिए लिया। सो प्लस कैंटिलीवर इफ़ प्रेजेंट, यानी अगर इस बीम की बात करें, ये जो बीम है इस बीम के लिए हमने कैलकुलेट किया, इस पे एक साइड पे लोडिंग लग रही है, एक ट्रेपेजॉइड एक्ट कर रहा है, और प्लस अगर कोई कैंटिलीवर पोर्शन है। अगर इंटीरियर की बात करेंगे तो वो इसका डबल होगा, ये देखें इसका डबल, हाफ ख़त्म हो जाएगा, LX × 1 - R²/3। ये हमारे पास इंटीरियर के लिए इक्विवेलेंट विड्थ आ जाएगी, यानी ये वाली विड्थ इक्विवेलेंट विड्थ। फिर हमने वॉल लोड को डिस्कस कर लिया था, आई थिंक इसको रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। वॉल लोड ऑन द लिंटल को भी डिस्कस कर लिया था, और ये हम आज बेसिकली यहाँ से ये हमने डिस्कस करना था। तो ये हमने डिस्कस कर लिया कि एक बीम कितने इक्विवेलेंट विड्थ को सपोर्ट करेगा, लेकिन उस विड्थ को हम क्या करेंगे आगे, हम एक्चुअली कैलकुलेशन पहले करेंगे स्लैब लोड पर यूनिट एरिया की, क्योंकि स्लैब एक एरिया मेंबर है, एक 2 डायमेंशनल मेंबर है, तो उसके ऊपर जो लोडिंग है वो हम पर यूनिट एरिया पर मीटर स्क्वायर कैलकुलेट करते हैं। मसलन अगर हम 2 केसेस इसमें हम डिस्कस करने लगे, एक टॉप रूफ की, यानी जो सबसे ऊपर वाला छत है उसकी, और फिर किसी इंटीरियर फ्लोर इंटरमीडिएट फ्लोर के लिए डिस्कस करेंगे 2 केसेस। टॉप रूफ की अगर हम बात करें तो टॉप रूफ की कैलकुलेशन के लिए स्लैब लोड, उसकी स्लैब थिकनेस हमने एज्यूम किए 125 मिलीमीटर है, अर्थ फिलिंग 100 मिलीमीटर, ब्रिक टाइल्स 38 मिलीमीटर। ये हमारे पास फिनिशिंग है ब्रिक टाइल्स की। कोई और होगा तो उसकी अपनी जो भी होगी वो आप कंसिडर कर लेंगे। डेड लोड हमारे पास सेल्फ वेट ऑफ RC स्लैब 125/1000 वे मिलीमीटर में था, तो 1000 से डिवाइड कर लेंगे तो ये हमारा आंसर मीटर में चला जाएगा। इसको अगर हम RC की जो कंक्रीट रेनफोर्स कंक्रीट की डेंसिटी kg/m³ में 2400 kg/m³ होती है, उससे मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास आंसर kg/m² में चला जाएगा। ये पर मीटर स्क्वायर जो है पर मीटर स्क्वायर ऑफ द स्लैब है, स्लैब की थिकनेस से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमारे पास स्लैब के बाकी जो दो डायमेंशंस हैं जो प्लेन में होंगी टॉप से, अगर आप उसको देखें, उसके पर मीटर स्क्वायर हमारे पास केजीज में लोड आ गया। अर्थ फिलिंग के लिए भी उसी तरह से प्रोसीजर अडॉप्ट करेंगे। अर्थ फिलिंग की थिकनेस कितनी है, 100 मिलीमीटर, 1000 से डिवाइड किया तो मीटर में कन्वर्ट किया। ये हमने अर्थ फिलिंग की डेंसिटी एक अज्यूम कर ली है 1800 kg/m³, तो उससे जब इससे हमारे पास 180 kg/m² ऑफ द स्लैब
पैनल हम स्लैब लोड के हमारे पर मीटर स्क्वायर ऑफ द स्लैब हमारे पास लोड आ गया पर मीटर स्क्वायर ऑफ द रूफ। ब्रिक टाइल्स के लिए अगेन यही पॉलिसी होगी। टोटल डेड वेट हमारे पास आ गया 554 kg पर मीटर स्क्वायर। उसके बाद हम लाइव लोड कंसिडर करेंगे। लाइव लोड जो है वो ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड कर रहा होता है। रूफ लाइव लोड के लिए कैलकुलेशंस की यहाँ पे डिटेल नहीं दी गई है, लेकिन डायरेक्टली हमने ले लिए 200 kg पर मीटर स्क्वायर। अब उसके बाद टोटल इफेक्टेड लोड सिंपली हम 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव। अब ये 554 200 ये सारा हमारे पास केजी पर मीटर स्क्वायर में था, तो हमने 9.81 बाई 1000 से मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास केजी से किलो न्यूटन में चला गया आंसर। सो ये 9.66 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। अभी भी ये आंसर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है। ये हम कैसे यूज़ करते हैं एग्जांपल में देखते हैं आगे। इंटरमीडिएट फ्लोर के लिए भी उसी तरह की कैलकुलेशंस विद डिफरेंस के यहाँ पे ये भी उसी तरह स्लैब थिकनेस वहाँ भी थी, जो भी स्लैब थिक वहाँ 125 मिलीमीटर थी, यहाँ पे 150 मिलीमीटर। जितनी भी स्लैब थिकनेस हो वो आप लिख लेंगे यहाँ पे, उसी के हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। ये स्क्रीड है ब्रिक बैलेंस प्लस 25% सैंड। ये आपको पता है एक पहले हम ये जो होता है ब्रिक बैलेस्ट है और बीच में सैंड होती है उस वो डाल के उसके बाद पीसीसी डालते हैं। तो ये इसकी थिकनेस 75 मिलीमीटर, पीसीसी की 40 मिलीमीटर, टेराजो फ्लोर ये हमारी फिनिशिंग है टेराजो की 20 मिलीमीटर की थिकनेस। सो ये हमारे पास इसकी डिटेल है। पहले आरसी स्लैब, फिर उसके ऊपर स्क्रीड, फिर पीसीसी, फिर टेराजो फ्लोर। किसी और केस में कोई और फिनिशिंग है, कोई टाइल्स हैं, कोई मार्बल है, वॉट एवर फिनिशिंग है उसकी आप यहाँ पे थिकनेस लिख लेंगे। डेड लोड, अब इसका अगेन उसी तरह से सेल्फ वेट ऑफ आरसी स्लैब वही प्रोसीजर, स्क्रीड अगेन वही प्रोसीजर, टेराजो प्लस पीसीसी को इकट्ठा ले लिया बिकॉज दे हैव लाइक सिमिलर डेंसिटीज़। हमने इनकी इकट्ठी हमने थिकनेस लेके एक ही डेंसिटी कंक्रीट की जो प्लेन कंक्रीट की जो है उसे मल्टीप्लाई कर लिया। टोटल डेड वेट हमारे पास 633 kg पर मीटर स्क्वायर आ गया। सो यहाँ से हमने डेड लोड कैलकुलेट कर दिया। ये हम स्लैब की लोडिंग निकाल रहे हैं अभी। लाइव लोड ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है, जिस तरह की ऑक्यूपेंसी होगी उस पर डिपेंड करेगा। इस केस में 250 kg पर मीटर स्क्वायर है। अगर कोई पार्टीशन है और वो मूवेबल पार्टीशन है तो उसके लिए हम एक ये नॉर्मली अगर ये पार्टीशन जो है हो सकता है कि 4.5 इंच की वॉल हो, 4.5 इंच थिक मैसनरी वॉल हो, लेकिन वो नॉर्मली मूवेबल नहीं होती। अगर वो मूवेबल ना हो तो फिर हम उसको डेड लोड में काउंट करते हैं। अगर वो मूवेबल ना हो, पार्टीशन लोड अगर मूवेबल नहीं है तो फिर हम इसको डेड लोड में काउंट करेंगे। अगर मूवेबल है, जैसे अगर आप मसलन वुड के बना दें या स्टील का कोई फ्रेम बना दें, बट लेकिन मूवेबल पार्टीशन हो तो फिर हम इसका पार्टीशन। अब पार्टीशन ऑल्दो एक एरिया पे डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं होती, वो एक लाइन लोडिंग होती है, एक वॉल की लोडिंग होती है, लेकिन हम उसको कैलकुलेशन को आसान करने के लिए हम उसको एरिया लोडिंग के तौर पर ले सकते हैं। ये मतलब अपनी तरफ से कोई बात नहीं है, ये स्टैंडर्ड परमिट करते हैं हमें कि हम पार्टीशन लोड को एरिया लोड के अंदर ले सकें। ये हम इस तरह से कैलकुलेट कर सकते हैं। सो अगर कोई पार्टीशन लोडिंग है मूवेबल है तो हम इसको इस तरह से ले सकते हैं, और अगर पार्टीशन लोडिंग मूवेबल नहीं है तो हम इसको डेड लोड में ले लेंगे। इस केस में मूवेबल है सो डेड लाइव लोड में कंसिडर कर लिया। नाउ लाइव लोड इज़ 400 kg पर मीटर स्क्वायर। अब हम टोटल इफेक्टिव लोड एक्टिंग ऑन द स्लैब कैलकुलेट कर सकते हैं। 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, और फिर हमने किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करने के लिए ये फैक्टर अप्लाई कर दिया। सेल्फ वेट ऑफ बीम, सिंपली आप बीम के क्रॉस सेक्शन B इंटू H, और 1 मीटर हम इसलिए ले रहे हैं कि हम उसको UDL यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड यानी पर मीटर जो लोड है उसमें कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, इसलिए हमने 1 मीटर ले लिया इंटू 2400 RCC की डेंसिटी। अब ये B जो है L/12 लिखा हुआ है, H L/12 लिखा हुआ है, ये टिपिकल वैल्यूज़ हैं, क्योंकि जिस वक्त आप बीम को डिज़ाइन कर रहे होंगे उस वक्त आपके पास B और H नहीं होंगे, तो उस वक्त आप लोडिंग क्या ले सकते हैं, क्योंकि या तो आपने पहले से ट्रायल ले लिया हो, लेकिन ट्रायल लेने के लिए भी अगर तो आपने ट्रायल ले लिए डायमेंशन तो फिर तो आप उन ट्रायल को लेंगे, लेकिन ये
ये समझ लें कि स्टार्टिंग में कुछ गाइडिंग वैल्यूज़ हैं। एक्चुअल में आपने बी जितना ले लिया आप उतने कंसिडर करेंगे, एच जितना ले लिया उतने कंसिडर करेंगे। एग्जांपल के थ्रू आपको आगे समझ आ जाएगी। अगर आपको बी और एच डिसाइड करने में इनिशियल कुछ वैल्यू चाहिए, स्टार्टिंग वैल्यू, सो बी इज़ नॉर्मली 1/12 ऑफ द स्पैन, एच इज़ नॉर्मली 1/18 ऑफ द स्पैन। ये बहुत थंब रूल्स हैं, रफ गाइडलाइंस हैं। इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं सेल्फ वेट ऑफ बीम, फैक्टर सेल्फ वेट ऑफ बीम, फिर हम 1.2 से मल्टीप्लाई करके ऑब्टेन कर सकते हैं। So self weight of beam is required to be calculated in at this stage of analysis when the beam sizes are not yet decided. So approximate self weight can be calculated using this formula when you haven't yet decided the B and H of your beam. So फिर आगे सारे एक एनालिसिस हम करते हैं, इसको हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे। बार बेंडिंग स्केजूल को अभी हम नहीं डिस्कस कर रहे। लेट मी टेक यू टू, ये हमने अभी नहीं डिस्कस करना, ये हम लेटर स्टेप पे डिस्कस करेंगे। ये मैं आपको एग्जांपल पे लेके जा रहा हूँ। इस एग्जांपल के अंदर सिर्फ वो पार्ट करेंगे जो अभी हम जिसकी थ्योरी पढ़ चुके हैं, यानी हम सिर्फ किसी बीम पे लोड कैसे निकालना है ये डिस्कस करने जा रहे हैं। अब यहाँ पे एक्चुअली तो कहा गया कि डिज़ाइन द इंटीरियर लॉन्ग बीम B2 ऑफ एन ऑफिस बिल्डिंग, ये एक प्लान है और इसमें ये जो बीम है B2, इस बीम को डिज़ाइन करने का कहा गया है। तो ज़ाहिर है इसका पहला स्टेप्स ये होगा कि आप कैलकुलेट कर सकें कि इस B2 जो बीम है इस पे लोड कितना आएगा, इस पे लोड कितना आएगा, ये पहले कैलकुलेट करना है। अब इसमें हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि इस B2 बीम का लोड कैसे कैलकुलेट करना है। बाकी उसका डिज़ाइन जब हम पढ़ लेंगे तो उस वक्त हम डिस्कस कर लेंगे। सो इसके लिए आपको इन्फॉर्मेशन ये गिवन है, स्लैब थिकनेस 160 मिलीमीटर है, फ्लोर फिनिशेस 75 मिलीमीटर, ब्रिक बैलेंस एंड 50 मिलीमीटर ऑफ PCC, बीम B2 सपोर्ट्स अ 22 मिलीमीटर थिक वॉल ऑफ 3 मीटर हाइट। ये डायरेक्टली, ये जो वॉल है ये डायरेक्टली इस बीम पे रेस्ट कर रहा है, यानी इस वॉल का लोड स्लैब के थ्रू बीम पे नहीं जा रहा है, ये वॉल डायरेक्टली इस बीम के ऊपर बनाई गई है। 228 मिलीमीटर थिक, 3 मीटर हाइट। यूज़ C20 कॉन्क्रीट एंड ग्रिड। ये हमारे अभी रेलिवेंट नहीं है हमारे पार्ट से, ये जब हम आगे डिज़ाइन करेंगे तो उस वक्त इन्फॉर्मेशन चाहिए होगी। टेक B इक्वल टू 300 मिलीमीटर आपको पहले से कहा गया है। सो अब ये बाकी डिज़ाइन फॉर द फॉलोइंग 3 ऑप्शंस ये हम बाद में डिस्कस करेंगे जब हम डिज़ाइन पढ़ लेंगे। सो नाउ लेट्स लुक एट हाउ टू कैलकुलेट बीम B2 लोडिंग एक्टिंग ऑन बीम B2। सो ये कुछ शुरू वाली इन्फॉर्मेशन है, मैं इसको स्किप कर रहा हूँ। स्लैब लोड, ये अब हम स्लैब लोड, ये अब हम इस वक्त पूरे जो हमारी ये स्लैब है, पूरा जो प्लान गिवन है, इसके लिए पहले जितनी भी स्लैब की एरिया लोडिंग है वो कैलकुलेट करें, यानी पर यूनिट एरिया जो लोडिंग है वो कैलकुलेट कर रहे हैं। स्लैब लोड हमें RC स्लैब 160 मिलीमीटर इसकी थिकनेस गिवन थी, ये 160 मिलीमीटर थिकनेस थी इसकी। सो हमने ये जो स्लैब का अपना वेट है उसको kg पर मीटर स्क्वायर में, जैसे पहले प्रोसीजर डिस्कस किया उसकी तरह उसके मुताबिक हमने कर लिया। ये मीटर में आ गया हमारे पास आंसर, और ये kg पर मीटर क्यूब की डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया तो 384 kg पर मीटर स्क्वायर हमारे पास आंसर आ गया। ब्रिक बैलेंस की ये थिकनेस गिवन थी और ये हमने इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई किया, सो 135 kg पर मीटर स्क्वायर। PCC प्लस टेराजो की हमने 50/1000, लेट मी चेक। बीम B2 supports at 75 मिलीमीटर ब्रिक बैलेंस एंड 50 मिलीमीटर ऑफ PCC फ्लोर फिनिशेस। अब ये हमें फ्लोर फिनिश जिसमें PCC और जो उसके ऊपर फिनिशिंग है वट एवर टेराजो की है जिसकी भी है उसकी उस टोटल के हमें 50 मिलीमीटर थिकनेस की बने, यानी पूरी फ्लोर फिनिश की जिसमें PCC भी शामिल है और टेराजो भी शामिल है। 50/1000 × 2300 हमने डेंसिटी से मल्टीप्लाई करके इसको अगेन kgs पर मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट कर दिया। सो टोटल डेड लोड इज सम ऑफ दिस 634 kgs पर मीटर स्क्वायर। और लाइव लोड, ये ऑफिस बिल्डिंग है तो ऑफिस बिल्डिंग के लिए हमारे पास जो टेबल हम डिस्कस कर चुके हैं शुरू में, वहाँ से हम पिक कर देंगे 250 kg पर मीटर स्क्वायर। ये ऑक्यूपेंसी पे डिपेंड करता है लाइव लोडिंग। सो टोटल फैक्टर्ड लोड इज़ 1.2 डेड प्लस 1.6 लाइव, फिर अगेन उसी तरह से कन्वर्जन करके 11.39 किलोमीटर पर मीटर स्क्वायर हमारे पास ये जो लोड है ये स्लैब के ऊपर एक्ट कर रहा है। डेड भी हमारे कैलकुलेट कर दिया और लाइव भी ये स्लैब पे एक्ट कर रहा है। हम कैलकुलेट करने जा रहे हैं कि उस बीम B2 पे कितना लोड एक्ट करेगा। इसको अभी हमने आगे यूज़ करना है, लेकिन अभी हम चले गए हैं ब्रिक वॉल
की लोडिंग कैलकुलेट करने में पहले हम सिर्फ सर्विस डेड लोड निकाल रहे हैं। 1930 इज़ डेंसिटी ऑफ ब्रिक 228 और 1000, ये इसकी थिकनेस को हमने मीटर्स में कन्वर्ट कर दिया। तो ये आंसर हमारे पास मीटर्स में आ गया। 3 मीटर उसकी हाइट है। सो हमारे पास ये है केजी पर मीटर क्यूब में, ये मीटर्स में, ये मीटर्स में। ये डायमेंशन थिकनेस के अलॉन्ग है, ये डायमेंशन हाइट के अलॉन्ग है। तो हमने अभी इसको लेंथ के अलॉन्ग से मल्टीप्लाई नहीं किया क्योंकि हम पर मीटर निकाल रहे हैं। अगर मल्टीप्लाई करेंगे भी तो 1 मीटर से मल्टीप्लाई करेंगे। तो आंसर हमारे पास 12.95 किलोमीटर। ये जो पर मीटर है ये पर मीटर ऑफ द लेंथ है, लेंथ ऑफ द वॉल, जो स्पैन ऑफ द बीम के अलॉन्ग डायमेंशन है उसके अलॉन्ग हमारे पास पर मीटर यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड आ गया है। ये सर्विस लोडिंग थी। फैक्टर्ड लोड के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। और नेक्स्ट हमारे पास थर्ड है अप्रॉक्सीमेट सेल्फ वेट। ये वॉल जो बीम के ऊपर कंस्ट्रक्ट की गई है 228 मिलीमीटर थिक, उसका लोड हमने निकाल लिया जो कि डायरेक्टली बीम के ऊपर जाएगा। ये वाला ये हम डिस्कस कैलकुलेट कर चुके हैं। अब हम बीम का अपना सेल्फ वेट डिस्कस करने लगे कि वो हमने कैसे कैलकुलेट किया। सर्विस डेड लोड अगेन ये हम 2400 आरसीसी की डेंसिटी है केजीज पर मीटर क्यूब में। 300 हमें कहा गया कि आप विड्थ ले लें मीटर, 300 मिलीमीटर आप विड्थ ले लें बीम की। तो 300 मिलीमीटर डिवाइडेड बाय 1000, ये हमारे पास मीटर्स में विड्थ आ गई है। और 8/12, 8/12 इसमें क्या चीज़ है, 8 मीटर का हमारे पास स्पैन है बीम का। ये B2 का जो स्पैन है ये 8 मीटर है। हमने इसकी अभी हाइट को डिसाइड नहीं किया, अभी हम इसका डिज़ाइन स्टार्ट नहीं कर चुके, अभी हम सिर्फ लोडिंग कैलकुलेट कर रहे हैं। तो इस स्टेज पे हमें बी, तो चूँकि हमें डायरेक्ट किया गया था कि आप 300 मिलीमीटर लें, ये हमें लेना ही पड़ गया था। तो हमें हाइट ऑफ द बीम हमें पता नहीं थी। तो अभी चूँकि डिज़ाइन स्टार्ट भी नहीं किया तो हम एक वैल्यू लेना चाह रहे हैं टू गेट सम स्टार्टिंग वैल्यू फॉर द लोडिंग सेल्फ वेट निकालने के लिए। तो हमने H ले लिया 1/12 ऑफ द स्पैन। ये एक थंब रूल है, जब आपको ना पता हो H और आप लोडिंग निकाल रहे हैं तो उस वक्त आप यू कैन टेक 1/12 ऑफ द स्पैन। 8 मीटर का 1/12 हमारे पास डायरेक्टली मीटर्स में H आ जाएगा इससे। सो B हमारे पास मीटर्स में आ गया, H भी मीटर्स में आ गया। और 9.81 सिर्फ हमने केजीज को किलोमीटर में कन्वर्ट करने के लिए ये वाला फैक्टर लगाया है। सो अभी अगेन हमने मीटर यानी लेंथ के अलॉन्ग जो डायमेंशन उससे मल्टीप्लाई नहीं किया। ये विड्थ ये हमारे पास सॉरी लेंथ क्या ये विड्थ है मीटर्स में, ये हाइट ऑफ द बीम, ये क्रॉस सेक्शन डायमेंशन है, क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन हैं। स्पैन के अलॉन्ग जो डायमेंशन है उससे क्यों नहीं मल्टीप्लाई किया। अगर मल्टीप्लाई करते भी तो हम 1 मीटर से मल्टीप्लाई करते, क्योंकि हम लोड निकाल रहे हैं पर मीटर ऑफ द स्पैन, डिस्ट्रीब्यूटेड लोड निकाल रहे हैं। सो 4.71 किलोमीटर पर मीटर, ये पर मीटर जो है पर मीटर ऑफ द स्पैन है, स्पैन ऑफ द बीम। फैक्टर्ड डेड लोड के लिए 1.2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास एक आंसर ये आया हुआ था फॉर ब्रिक वॉल से जो बीम पे यूडीएल आ रहा है, ये बीम का अपना फैक्टर्ड डेड लोड ये, और एक कंपोनेंट है जो अभी हमने कैलकुलेट करना है कि जो स्लैब पे ये वाली लोडिंग लग रही थी, ये सारी लोडिंग जो कि हमने कैलकुलेट करके इतनी निकाली फैक्टर्ड, इससे बीम पे कितना लोड जाएगा। इस सारी स्लैब जो पैनल्स हैं ऊपर, सारा जो स्लैब है सारी, इस पे डेड और लाइव फैक्टर्ड लोड हमने कैलकुलेट किया 11.39 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। 11.39 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर एरिया लोडिंग है इस पूरी स्लैब के ऊपर। इसमें से बीम B2 पे कितना आ रहा है, इसके लिए हम कैलकुलेट करेंगे कि ये बीम B2 इक्विवेलेंट एक यूनिफॉर्म विड्थ जिसकी पहले डेरिवेशन डिस्कस कर लिए, ये कितना इक्विवेलेंट विड्थ इसको सपोर्ट करेगा। अब ये एक 2 वे पैनल है, 2 वे स्लैब पैनल्स हैं। इसमें अगर आप देखें ये 8 मीटर है और ये 5 मीटर है। सो ये जो हमारे पास रेशियो बन रही है 8/5, ये लेस देन 2 बन रही है। तो हमारे पास ये 2 वे स्लैब है। तो अब इस 2 वे स्लैब का लोड निकालने के लिए 2 वे स्लैब के केस में कोई पर्टिकुलर बीम कितना लोड सपोर्ट करता है, ये हमारे पास लॉन्गर साइड है, इसकी लॉन्गर साइड, यानी ये लॉन्गर साइड, लॉन्गर बीम है। और ये इंटीरियर बीम है, ये एक्सटीरियर बीम है और ये इंटीरियर है। और इंटीरियर में भी ये फर्स्ट इंटीरियर बीम है B2। सो अब हम इसका कैलकुलेट करने के लिए पहले
गो बैक टू द डेरिवेशन जो हमने डिस्कस की थी, ये हमारे पास डिस्कशन थी व्हेन बीम इज सपोर्टिंग अ टू वे स्लैब। ये हमने शॉर्टर के लिए डिस्कस किया था, हमारा बीम लॉन्गर है तो हम लॉन्गर के लिए जो फार्मूला डिराइव किया था उस पे जाएंगे। इंटीरियर लॉन्ग बीम की इक्विवेलेंट विड्थ इस फार्मूले से हम कैलकुलेट करेंगे, जिसमें LX क्या है, शॉर्टर साइड ऑफ द स्लैब पैनल, और R क्या है, R इज़ शॉर्टर और लॉन्गर साइड। ये एस्पेक्ट रेशो हम इसको बोलते हैं, ये चीज़ है। इसका मतलब है हमें R चाहिए और LX चाहिए इन ऑर्डर टू कैलकुलेट इक्विवेलेंट विड्थ ऑफ द इंटीरियर लॉन्ग बीम। सो लेट्स कम बैक टू द प्रॉब्लम। इसमें LX हमारे पास कितना है, 5 मीटर, ये 5 मीटर है शॉर्टर साइड, ये 8 मीटर LY है। सो LX इज़ 5 मीटर और एस्पेक्ट रेशो इज़ R इज़ LX ओवर LY, 5/8। सो लेट्स go to the problem. ये हम equivalent width of slab supported by beam B2 calculate कर रहे हैं. So LY is 8 meter as I already discussed. LX is 5 meter. Aspect ratio is LX over LY, 5/8, 0.625. Now with this information we can calculate using formula that we discussed. ये वाला formula LX into 1 minus R square by 3, LX into 1 minus R square by 3. Just put कर दिए values. So 4.78 meter. अच्छा, ये यहाँ पे फैक्टर एक हमने लगा लिया 1.1, ये हमने डिस्कस किया था फर्स्ट इंटीरियर के लिए। फर्स्ट इंटीरियर बीम के लोडिंग में हम 1.1 एडिशनल लगाएंगे, 10% एक्स्ट्रा ये कैरी करेगा, 4.78 इस तरह से बन गए। सो हमने 10% को अकाउंट करने के लिए, एडिशनल अकाउंट करने के लिए 1.1 से मल्टीप्लाई कर दिया। सो 4.78 मीटर की ये विड्थ को सपोर्ट करेगा। लुक एट दिस, अगर ये जस्ट सेंटर तक जाता तो इधर से 2.5, इधर से भी 2.5, ये 5 मीटर को करता, लेकिन ये पूरी 5 मीटर को नहीं कर रहा है, ये 4.78 मीटर टोटल बन रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक इतनी विड्थ को ये 4.78 मीटर जो बन रही है इसको ये सपोर्ट कर रहा है। सो हाउ वुड यू यूज़ दिस, 4.78 मीटर की विड्थ को सपोर्ट कर रहा है और हमारे पास यहाँ पे जो एरियल लोडिंग है वो हमें पता है, हमने कैलकुलेट की हुई 11 पॉइंट समथिंग किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो हाउ वुड यू कन्वर्ट दिस एरियल लोडिंग इनटू यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड ओवर दिस बीम? अगर आप इस एरियल लोडिंग को इस विड्थ से मल्टीप्लाई कर दें, यानी दिस इज़ हाउ वी आर गोइंग टू फैक्टर स्लैब लोड एक्टिंग ऑन बीम विड्थ ऑफ स्लैब, ये वो लोड है जो स्लैब से बीम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। Width of slab, equivalent width of slab supported by the beam and multiplied by slab load per unit area. 4.78 मीटर की width को ये सपोर्ट कर रहा था और 11.39 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर हमारे पास एरिया लोडिंग थी स्लैब की फैक्टर जो हमने कैलकुलेट की थी, ये वाली लोडिंग 11.39, यहाँ हम जो कैलकुलेशंस कर चुके हैं। सो 54.49 किलोन्यूटन पर मीटर ये स्लैब से बीम पे ट्रांसफ़र हो रहा है। तो टोटल बीम पे कितना फैक्टर लोड लग रहा है, ये वाला कंपोनेंट स्लैब से आ रहा है, अभी कैलकुलेट कर लिया है। ये 15.54 कहाँ से आ रहा है, ये 15.54 ब्रिक वॉल जो डायरेक्टली बीम के ऊपर बनाई गई है उससे आ रहा है, और ये 5.65 बीम का अपना सेल्फ वेट हमने प्रिडिक्ट किया है। सो दीज 3 लोडिंग्स आर एक्टिंग ऑन द बीम, ये सारे किलोमीटर पर मीटर में हैं। सो वी आर गेटिंग द टोटल आंसर इन 75.68 किलोमीटर पर मीटर। तो ये बेसिकली इसका गोल था, हमें एक बीम पे कितना लोड यूडीएल में लग रहा है, अगर सारी यूडीएल्स बन सकती हैं तो यूडीएल में कितना बन रहा है ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब आके बेंडिंग मोमेंट की कैलकुलेशन फिर आसान है, आपके पास बीम आ गई है, बीम सिंपली सपोर्टेड है इस पर्टिकुलर केस में, और इसके ऊपर ये जो यूडीएल लग रहा है ये आपने कैलकुलेट कर दिया। अब आप WL²/8 फार्मूला लगा के इस पर मोमेंट मिड स्पैन पे जो मैक्सिमम मोमेंट है वो कैलकुलेट कर सकते हैं, और इस बेंडिंग मोमेंट फैक्टेड बेंडिंग मोमेंट आपके पास आ गया। यहाँ से फिर आगे डिज़ाइन प्रोसेस शुरू हो जाएगा जो कि हम अभी डिस्कस नहीं कर चुके। सो वी आर गोइंग टू स्टॉप ओवर हेयर, यहीं तक हमने डिस्कस करना था। इस पर्टिकुलर केस में कीप इन माइंड कि ये 2 वे स्लैब थी, अगर ये 1 वे स्लैब होती तो फिर हम सिंपली हाफ ऑफ 5 मीटर 2.5 एंड हाफ ऑफ 5 2.5 ऑन दिस साइड, सिंपली जो विड्थ कैलकुलेट करनी थी इक्विवेलेंट विड्थ हम इससे कैलकुलेट कर लेते। लेकिन ये 2 वे स्लैब थी, तो 2 वे स्लैब के लिए जो हमने डिस्कस किया था फार्मूला इंटीरियर लॉन्ग बीम के लिए, वो हमने अप्लाई करके कैलकुलेट कर लिया लोडिंग। सो दिस इज़ इट फॉर द लोडिंग। अब हम जब भी नेक्स्ट टाइम डिज़ाइन प्रॉब्लम करेंगे और ये वाला जो पार्ट होगा उसमें कि किसी बीम पे लोड कैसे निकालना है, ये आप
को ख़ुद करना होगा। सो आप प्रैक्टिस करने के लिए इफ़ देयर इज़ अनदर प्रॉब्लम बुक में ये है, लेट मी चेक, अगर कोई और प्रॉब्लम है तो आप उसको खुद से प्रैक्टिस कर लें। ये देख लें, ये आप प्रैक्टिस कर लें इसको। फॉर एग्जांपल इसमें कहा गया है कि डिज़ाइन अ सिंगली रिइंफोर्स्ड रेक्टेंगुलर फ्लेक्सर मेंबर टू बी यूज एज इंटीरियर सिंपली सपोर्टेड शॉर्ट बीम। Slab panel is 5 meter by 3.5 meter. Factored slab load is this: FC prime FYB and architectural depth 375 millimeters. तो आपको कहते हैं इंटीरियर सिंपली सपोर्टेड शॉर्ट बीम। ये जो बीम है इंटीरियर सिंपली सपोर्टेड शॉर्ट बीम, ये वाला बीम या जो ये वाली बीम जो यहाँ पे ड्रॉ नहीं की गई है, लेकिन ये वाली बीम आप इसके लिए आपको अब इसको भी डिज़ाइन करने का कहा गया है, लेकिन आपने इसको करना है वहाँ तक जहाँ तक इसकी लोडिंग कैलकुलेट की गई है। सो यहाँ आप इसको गो थ्रू कर लें। अगेन बीम की सेल्फ वेट, अब इस केस में हमें ये वही प्रोसीजर हमने अडॉप्ट कर लिया, इक्विवेलेंट विद द स्लैब सपोर्टेड बाय बीम। अब ये बीम हमारे पास इंटीरियर शॉर्ट बीम है, ये इंटीरियर शॉर्ट बीम है। तो इस केस में अगेन हमें इंटीरियर शॉर्ट बीम के फार्मूले पे जाना पड़ेगा। ये इक्विवेलेंट विद सपोर्टेड बाय इंटीरियर शॉर्ट बीम 2/3 LX, ये हमने डिराइव किया था। सो हमने इसको यहाँ पे अप्लाई किया एज इट इज़ 2/3 LX इक्विवेलेंट विद सपोर्टेड इक्विवेलेंट स्लैब विद सपोर्टेड 2/3 ऑफ LX। तो ये हमने एज इट इज़ अप्लाई कर रहे 2/3 ऑफ LX 2/3 ऑफ 3.5 मीटर, LX इज़ 3.5 मीटर, सो 2.34 मीटर इक्विवेलेंट विद को ये सपोर्ट कर रहा है। बाकी फैक्टेड स्लैब लोड एक्टिंग ऑन बीम, स्लैब की वजह से जो बीम पे लोड आ रहा है, इक्विवेलेंट विद ऑफ स्लैब सपोर्टेड 2.34 मीटर अभी कैलकुलेट कर लिए ये, और स्लैब लोडिंग 10 kN/m²। ये आई थिंक डायरेक्टली आपको गिवन है। येस, फैक्टेड स्लैब लोड इज़ 10 kN/m²। यानी इंस्टेड ऑफ गिविंग यू डिटेल्स ऑफ द स्लैब कि उसकी थिकनेस कितनी है, उसके ऊपर फिनिशेस कितनी है, ये डिटेल देने के बजाय डायरेक्टली आपका काम काइंड ऑफ आसान कर लिया गया। 10 kN/m² आपको डायरेक्टली फैक्टेड स्लैब लोड दे दिया गया, तो आपने उसको एज इट इज़ यूज़ कर लिया। 2.34 मीटर इंटू 10 kN/m², सो यू आर गेटिंग 23.4 kN/m का UDL। अब इसमें कोई ब्रिक वॉल डायरेक्टली रेस्टिंग ऑन बीम इस केस में नहीं है, तो इसलिए अब इसमें वो वाली चीज़ नहीं है। सिर्फ दो चीज़ें हैं, एक स्लैब से लोड कितना आ रहा है और बीम का अपना सेल्फ वेट जो हमने यहाँ कैलकुलेट किया था। ये दो चीज़ें सम अप करके हमारे पास टोटल फैक्टेड लोड ऑन द बीम आ जाएंगी। फिर अगर सिंपली सपोर्टेड है तो हम इसमें अगेन वही फार्मूला लगा के मोमेंट कैलकुलेट कर सकते हैं। यू कैन प्रैक्टिस सिमिलर प्रॉब्लम्स अगर और कोई हैं, सो यू कैन इसमें अभी असाइनमेंट में नहीं दे रहा हूँ, ये तो अभी जब डिज़ाइन कंप्लीट डिस्कस कर लेंगे उस वक्त डिस्कस करेंगे। बट आप अपने तौर पे उन प्रॉब्लम्स के अंदर ज़रा लोड कैलकुलेशन वाले पार्ट को देखिएगा कि आप लोड कैलकुलेट कर सकते हैं। यानी चैप्टर 3 की प्रॉब्लम्स खोलिएगा जिसमें डिज़ाइन करने का कहा गया। आप डिज़ाइन तो अभी नहीं कर रहे, लेकिन आपने उसको सिर्फ लोडिंग, उस जिस बीम को डिज़ाइन करने का क्या है उस बीम पे लोडिंग कैलकुलेट करने की आप प्रैक्टिस कर लें, ताकि आपको ये वाला पार्ट समझ आ जाए। ये हर दफ़ा आपको करना पड़ता है बिफोर यू स्टार्ट डिज़ाइनिंग अ बीम। यू नीड टू फर्स्ट कैलकुलेट कि उसके ऊपर बीम, उसके ऊपर लोडिंग कितनी लग रही है। सो स्पेंड सम टाइम प्रैक्टिसिंग दिस, और नेक्स्ट टाइम हम फिर डिज़ाइन को डिस्कस करेंगे कि हम लोडिंग तो कैलकुलेट होगी ना, हाउ शुड वी design using LRFT method or ultimate strength design method. That's it for this lecture.